सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सभी को नमस्कार। तो कक्षा 11 के इतिहास विषय में हम पहला जो चैप्टर है समय की शुरुआत से, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जो मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है। और अपने पिछले वीडियो में जो हमने YouTube में पोस्ट किए थे उस पर हमने लगभग 90% जो आपका टॉपिक, जो आपकी अध्याय में सिलेबस है उसको कवर किया है, तो आप उसको भी देखिए। बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। ये लास्ट वीडियो है तो सभी लोग इसको देखिए। तो आज अपनी इस लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, यानी कि जो आदि मानव थे उनके जीवन में भाषा और कला का जो विकास था वो कैसे हुआ, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि भाषा दो लोगों के बीच में अपने विचारों के जो अभिव्यक्ति होती है या संप्रेषण होता है उसको प्रकट करने का एक माध्यम है। तो शुरुआत में जो आदि मानव थे उनमें जो भाषा का विकास था वो भाषा का विकास नहीं हुआ था। वो केवल अपने हाव भाव, हाथ हिलाना और अपने मुंह के जो हाव भाव हैं उससे, हाथों से या इशारों से उससे बात किया करते होंगे। इनका जो भाषा की उत्पत्ति हुई आदि मानव में ये कब हुई, इसके बारे में इतिहासकारों की कोई स्पष्ट राय अभी तक नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने बताया है कि होमो हैबिलस में जो भाषा का था विकास हुआ, होमो हैबिलस से भाषा का विकास हुआ था, जो होमो हैबिलस थे। थोड़ा सा ही कुछ इसके बारे में बताया गया है, तो हम इसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो टॉपिक है संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। संप्रेषण मतलब अपनी बातों को एक दूसरे के बीच में, दो लोगों के बीच में जो भाषा का आदान प्रदान होता है उसको संप्रेषण कहते हैं। या संचार के माध्यम कौन कौन से थे, शुरू करते हैं इसको। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है, ये आपको पता है। मनुष्य के अलावा कुछ और जानवर हैं जो सीखने के बाद भाषा बोलते हैं, मनुष्यों की भाषा। लेकिन फिलहाल जो धरती पर जीवित प्राणी है उसमें मनुष्य ही सर्वोपरि है जिसके पास भाषा है। और पूरे विश्व में अलग अलग मनुष्यों की अपनी अलग अलग भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत है। तो इनके जो विकास थे इस पर जो मत है वो निम्नलिखित है। देखिए, जो होमिनिड थे, भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। यानी कि होमिनिड में हाव भाव या अपने हाथों से, वो इशारों से अपना संचार, संप्रेषण, एक दूसरे के बीच में अपना संप्रेषण या संचार करते थे। उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। जब तक एक कोई भाषा नहीं बनी थी तो गाना या गुनगुनाना या मौखिक या अशाब्दिक संचार होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आहान या बुलाव की क्रिया से हुआ था। आहान या बुलाव की क्रिया से, यानी कि हाथों से बुलाना, हाथों से दूर जाना, उससे हुआ था। जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है, प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे ये ध्वनियां आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। ठीक है। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा। तो इतिहासकारों ने या जो वैज्ञानिक थे इन्होंने माना कि होमो हैबिलिस से ही
होमो हैबिलिस से ही मतलब भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। तो इतना बहुत ही कम यहाँ पर टॉपिक या जो उसके बारे में दिया गया है भाषा के बारे में आपकी किताब में, तो आपको केवल इतना ही याद करना है। जो इसमें से मेन पॉइंट है आप उसको बनाइए कि संप्रेषण एवं संचार के माध्यम का जो विकास था आदि मानव में कैसे हुआ। इस तरीके से कोई प्रश्न आएगा, ठीक है। तो भाषा और कला के बारे में केवल इतना ही। उसके बाद एक अल्टामिरा का गुफा चित्र, स्पेन की एक गुफा है अल्टामिरा। स्पेन में एक अल्टामिरा नाम का एक गुफा स्थल है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम। ये भी काफी पूछा जाता है अभी कक्षा 11 की क्लास में। तो स्पेन में एक गुफा थी अल्टामिरा। तो वहां के जो एक इतिहासकार थे उन्होंने इसकी खोज की थी। हालांकि उनकी जो बालिका थी, जो बच्ची थी, उन्होंने सबसे पहले इस गुफा के अंदर गुफा चित्र, इन गुफा के अंदर जो चित्र बने थे, जो इसकी दीवारों पर चित्रकारी थी, उसको देखा था। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अल्टामिरा के गुफा चित्र के बारे में भी आप लिखेंगे। तो अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। स्पेन पर जो गुफा है अल्टामिरा है। अल्टामिरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारी की ओर मार्सिलिनो सेज दी सौतुओला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। यानी कि उसकी बेटी ने सबसे पहले जो गुफाओं की छत में जो चित्रकारी थी वो देखी थी मारिया ने, और फिर उसने अपने पिता को मार्सिलिनो को इसके बारे में बताया था। तो ये कौन थे मार्सिलिनो? मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा के इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नजर छत पर उठी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। मतलब जब उसने गुफा के जो छत पर चित्रकारी देखी वो एक बैल का चित्र था, तो उसने अपने पिताजी को बताया। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी पर उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर गया कि वह हतप्रभ हो गया और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्ष को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियां इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती हैं। यानी कि जो चित्रकारी की थी इस गुफा के दीवारों पर, वो चित्रकारी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो जो और पुरातत्वविद थे उन्होंने ये माना कि ये चित्रकारी पुरानी नहीं है, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया लगभग 2 दशकों तक। तो हमेशा एक प्रश्न आपकी कक्षा 11 में पूछा जाता है कि गुफाओं को आदिकालीन मानव के संगम स्थल क्यों कहा जाता है, या वो गुफाओं पर चित्रकारी क्यों करते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। तो इतिहासकारों ने माना है कि जब ये लोग जो आदि मानव या जो होमो सैपियंस, जब मानव का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, ये अपने घरों में नहीं रहते थे, तो ये गुफाओं में रहते थे। और इनका जो संगम स्थल था, जो मिलने का स्थान था, वो गुफाएं थी। गुफाओं पर ये इकट्ठा होकर अपना मनोरंजन करते थे। युद्ध करने की, युद्ध बोल दिया मैंने, शिकार करने की अपनी योजना बनाते थे। जैसे भोजन के लिए शिकार करने को लेकर अपनी योजना बनाते थे, या मनोरंजन करने के लिए गुफाओं पर चित्रकारी करते थे। तो ये गुफाएं जो थी उस समय के मानव की संगम स्थल थी। तो जितनी भी गुफाएं मिली हैं इस तरह से, वो सारी गुफाएं संगम स्थल हैं
तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुफाओं को संगम स्थल, प्राचीन मानवों का संगम स्थल क्यों कहा जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी किताब का, आप इसके बारे में भी लिखेंगे। प्रश्न बनेगा कि गुफाओं को प्राचीन मानवों का संगम स्थल क्यों कहा जाता है, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और सोवे, स्पेन में अल्टामीरा, फ्रांस में लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच कभी भी बनाई गई होंगी। इनमें गौरों, घोड़ों, साकिनों, हिरणों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लक्कड़बग्गों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं, यानी कि इतने जानवरों के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। अब क्या प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं, यानी कि जितनी गुफाएं हैं उस पर सारी गुफाओं में चित्र नहीं है। कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरों जानवरों को क्यों नहीं। पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूह में भी चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों। जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी। तो जब गुफाएं मिली, वहां चित्रकारी हुई, तो कुछ प्रश्न भी आए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इन प्रश्नों के बारे में इतिहासकारों ने काफी स्पष्टीकरण दिए, काफी आंसर दिए, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आपकी किताब में जो हम पढ़ते हैं। तो इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए थे। उनमें से एक यह है, चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है इसलिए जानवरों की चित्रकारी, जीवन में शिकार का महत्व है। शिकार का महत्व क्यों है जीवन में? क्योंकि भोजन सामग्री उनको शिकार से भी प्राप्त होती थी, इसलिए जानवरों की चित्रकारी उन्होंने की। इसके अलावा जानवरों की चित्रकारी धार्मिक क्रियाओं, रस्मों, जादू टोनों आदि से भी जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि ये गुफाएं जो थी संगम स्थल थी। तो ये प्रश्न आता है कि गुफाएं संगम स्थल क्यों कहलाती है। तो संगम स्थल थी, उस समय के लोग यहाँ पर समूह में मिलते थे, जहाँ लोग समूह में मिलते थे और इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है कि ये लोग समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो। ये चित्रकारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई होगी। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, तो यहीं तक हम पढ़ेंगे। तो गुफाओं को संगम स्थल क्यों कहा जाता है, प्रश्न आता है 2 नंबर का। तो उसमें आप लिखेंगे कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा इसके बारे में लिख लेंगे। सामूहिक क्रियाकलाप करते थे, अपना मनोरंजन करते थे, छोटे समूह मिलते थे, मिलकर शिकार की योजना बनाते थे, शिकार के तरीकों और तकनीकों पर चर्चा करते थे, धार्मिक क्रिया और रस्मों और जादू टोनों के लिए यहाँ चित्रकारी करते थे। और बस बाकी आप इसमें केवल इस प्रश्न में केवल इतना ही लिखेंगे। अफ्रीका के शिकारी संग्रह के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो लगभग ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरा हमने कवर कर लिया है। कुछ सेक्शन जो इसका लास्ट उपसंहार है हम इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आता है नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आपके लिए है नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। वीडियो करीब 15 मिनट का हो गया है और अब हम इसको समाप्त करते हैं। अपने अगले वीडियो में हम लेखन कला और शहरी विकास लेखन कला और शहरी जीवन, जो आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर 2, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत
महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व की जो 2 प्रसिद्ध सभ्यता है उसमें से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और कक्षा 12 में आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 2 जो हैं विश्व की काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। तो अपने आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और बाकी जितने भी वीडियो हमने अपने पहले चैप्टर के आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं, आप उनको देखकर इस चैप्टर के नोट्स तैयार कर लीजिए। और ये नोट्स आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर ही जो आपके आने वाली परीक्षा है उसमें आपको सफलता दिलवाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो सभी को धन्यवाद।